Welcome you all in this session. Hope you all will be okay and enjoying this session. अ, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, वो काइंडली जा करके हमारे यूट्यूब में हमारा चैनल मोहम्मद रहीम खान ऑफिशियल के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आज के इस सेशन में हम 2 इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ पर बात करेंगे जो कि लामार्क्स और डार्विन के हवाले से हैं। आज हम देखेंगे कि लामार्क्स और डार्विन की जो थ्योरीज़ ऑफ इवोल्यूशन है एक्चुअली लामार्क की क्या थ्योरीज़ थे इवोल्यूशन के हवाले से और डार्विन ने कौन-कौन सी थ्योरीज़ पेश की और उनकी थ्योरीज़ के पॉइंट्स क्या थे, उनके थ्योरीज़ क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं and how much their theories are related to evolution. We will also discuss evolution, that what is evolution, how evolution occurs in the organisms, uh, all the terminologies related to evolution, evolutionary history of the organisms, along with the examples, as well as we are having such interesting diagrams that will help us in understanding these theories of evolution. तो हम इवोल्यूशन को हम अलग से देखेंगे फिर इवोल्यूशन के हवाले से थ्योरीज जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल theories which because of which these scientists are given such a great position or status in the history of evolution, or you can say in the biology or zoology. We will discuss ahead. We will go ahead that what the evolution is. Theories of evolution, we are having some theories of evolution. The term evolution as a specific place in the study of life history. Life history means the study of the living organisms. Uh, so here we are having, is the sound clear to all of you? I myself am self is am facing some problems. Is it clear to all of you? तो इवोल्यूशन का जो टर्म है दैट इज हैविंग अ वेरी बिग स्पेसिफिक प्लेस स्पेसिफिक स्टेटस इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ इन द लाइफ हिस्ट्री यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हिस्ट्री है उनमें इवोल्यूशन जो है ना वो बड़ा रोल प्ले करता है और बड़ा स्पेसिफिक स्टेटस दिया गया है उसको इसके साथ साथ अगर हम देख ले वेरियस हाइपोथेसिस हैव बीन डेवलप्ड about the evolution regarding the evolution which are explaining the evolution many hypotheses are suggested or developed by these different scientists, different ethologists, hypothologists, you can say about regarding the evolution. Hypothesis मैं आपको बताता चलूं कि hypothesis जो है ना ये किसी भी साइंटिस्ट का अपना जाती एक सोच, एक ख्याल, एक परसेप्शन हो सकता है, उसका एक ज़ाती राय हो सकता है, सजेशन हो सकते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस ये है कि वो मोस्टली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसको हम प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं। सो उसको फिर हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है? हाइपोथेसिस को बाद में फिर जो है ना एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस से गुज़ारा जाता है, उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर उसके रिज़ल्ट में देखते हैं कि हाइपोथेसिस either the hypothesis is wrong or right, okay? हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन गिव एनी हाइपोथेसिस, आप अपना एक सोच बता सकते हैं, ठीक है? तो ये जो इवोल्यूशन है, देयर आर मैनी hypotheses they are developed, they have been developed by the scientists about the evolution. Historical background of the evolution, you can see here what the historical background of the evolution is, यानी कि evolution का background किस तरह रहा, evolution की history किस तरह रही. Theory usually attributed solely to the Charles Darwin, but it was considered long before by some ancient Greeks. तो ये जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है
ये असल में थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी इवोल्यूशन की है। लेकिन चार्ल्स से पहले भी कुछ कदीम एन्शिएंट जो ग्रीक्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने, या फिर फिलोसोफर थे, या फिर थियोलॉजियंस थे, जो थ्योरीज़ देते थे या हाइपोथेसिस देते थे मिडल एजेस में। तो उनने भी इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत हाइपोथेसिस वगैरह थोड़ा बहुत बात की थी, थोड़ा बहुत काम किया था। Jean Baptiste de Lamarck, 1744 to 1829, remembered for his theory of inheritance of acquired characteristics। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि लामार्क की थ्योरी को बयान करता है। तो लामार्क का भी एवोल्यूशन की हिस्ट्री में थोड़ा बहुत रोल है। New traits arises on an organisms because of their needs and somehow passed on। तो लामार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड थ्योरी में कहता है कि कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं और वो फिर नेक्स्ट जनरेशंस में थ्रू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो पास हो जाते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। रिफ्यूज डिकेड्स लेटर विद द डिस्कवरी ऑफ जीन्स। ठीक है, तो फिर ये जीन्स वगैरह की डिस्कवरीज के बाद बाद में जब जीन्स की डिस्कवरी हो गई, तो फिर लामार्क की इस थ्योरी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया। ठीक है? तो थोड़ा यहाँ पे हम और भी थोड़ा बहुत हम वो डालते हैं, नज़र डालते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो सकती है इनकी। देखें हम नीचे से अगर देख लें, डार्विन एंड ए.आर. वेल्स 1858 डेट को थोड़ा देख लें, फिर हम आगे आते जाएँगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरह आया है थ्योरीज़ ऑफ इवोल्यूशन का। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने हाइपोथेसिस दे दिया कि ओवर प्रोडक्शन, struggle for existence, natural selection, origin of new varieties and species। इन लोगों का ख्याल था कि ओवर प्रोडक्शन की वजह से इवोल्यूशंस होते हैं, चेंजेस आते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पीछे छोड़ देते हैं, तो उनकी सर्वाइवल में मुश्किल हो जाती है और इवोल्यूशन आ जाता है। इस तरह नेचुरल सिलेक्शन है और किस तरह न्यू वेराइटीज ऑफ स्पीशीज आते हैं, तो ये इनका वो एक थोड़ा बहुत था। फिर डार्विन 1859 में फिर और 1872, यानी हम आगे आ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में इसने थोड़ा बहुत बात की। डिसेंड विद द स्लो एंड स्लाइट सक्सेसिव मॉडिफिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन, वन स्पीशीज एज गिवन बर्थ टू अदर एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज। तो फिर इसमें फिर डार्विन ने यही कहा था कि जो है ना न्यू स्पीशीज जो है ना वो बहुत बहुत ही स्लो प्रोसेस, एक्सेसिव मॉडिफिकेशन, जिसमें मॉडिफिकेशन आ जाती है और न्यू स्पीशीज जो है ना वो पहले से मौजूद स्पीशीज से बन जाते हैं। फिर उसके बाद ए आर वेलेस ने और काम करके 1899 में वेजमैन ने 1892 में इस पर फिर काम करके इरा को या इस टाइम को जो है ना हम न्यू डार्विनियन थ्योरीज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने जो है ना, ये जो डार्विन ने यहाँ पे जो थ्योरीज पेश की थी, इनको एक नया नाम, एक नए न्यू टाइप दे दिया, एक नया शेप दे दिया, जिसकी वजह से न्यू डार्विनियन थ्योरीज कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी थ्योरीज जो थे वो दो किस्म के थे, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट थे और साइंटिफिक थ्योरीज थे। हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन था, यानी इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्रीज में फैक्ट में क्या-क्या हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन किया और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो है ना वो साइंटिफिक थ्योरीज में इन लोगों ने बयान कर दिया। तो ये एक थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थ्योरीज का। अब हम आते हैं अपने असल जो मेन टॉपिक है हमारा, उसकी तरफ, लामार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और दूसरा है हमारे पास डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन दो थ्योरीज को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई मसला है आप लोगों का तो यू पीपल कैन से एंड यू कैन आस्क इन द इनबॉक्स इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो लामार्किज्म की बात हम कर रहे हैं, लामार्किज्म या लामार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब लामार्क कौन है और ये क्या कहता है और इसकी इवोल्यूशन के बारे में इसकी थ्योरी क्या कहलाती है। ठीक है, अब लामार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज लामार्किज्म। याद रखिए कि लामार्क्स की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को लामार्किज्म भी कहा जाता है। ये जो थ्योरी है लामार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या लामार्किज्म, इट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय it was actually proposed by uh,
फ्रेंच नेचुरलिस्ट, ठीक है। नेचुरलिस्ट इज द वन हु स्टडीज नेचर, आर नोन एज नेचुरलिस्ट। तो ये फ्रेंच था, फ्रांस से इसका ताल्लुक था। नेचुरलिस्ट था, नेचर को डिस्कस करने वाला था। 1809 इन इज बुक फिलोसफी जोलॉजिक, फिलोसफी जोलॉजिक इज एक्चुअली अ बुक ऑफ 1809, ठीक है। तो अगर हम लामार्क्स के बारे में बात करें, आवाज आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन भी क्लियर है आप लोगों को? हाँ, चलिए हम बात करते हैं। तो हम बात, ओके। हाँ, हाँ। तो अगर हम इसको देख लें, उसको लामार्क्स का कंप्लीट नेम जो है ना वो जैन बैप्टिस्ट डी लामार्क है। और 1744 से 1829 तक इसका टाइम था। ग्रेट फ्रेंच नेचुरलिस्ट था। सॉट अ नेचुरलिस्टिक explanation for the diversity of modern organisms and the animals seen in the fossils record, ठीक है। fossils record were explained by this man, and he explained the different kind, और ये जो है ना इसने काम किया, प्रपोज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन 1809। याद रखें कि लामार्क हैज प्रपोज्ड इस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस of acquired characteristics, which is actually the theory of evolution in 1809. He proposed his theory. Uh, he was a naturalist. Jean Baptiste Lamarck was his complete name. Now we are going to discuss his point, what his points were. लामार्क्स ने कौन कौन सी बातें की थी? लामार्क्स के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में एक्चुअली लामार्क्स ने कौन कौन सी बातें की थी, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे? Two main points of Lamarckism are theory of evolution of Lamarck's were the use and disuse of the organs. Lamarck कहते थे कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स जो है वो इवोल्यूशन लाता है, वो चेंज लाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो जितना ओवरऑल चेंज है एक स्पीशीज के अंदर, वो यूज और डिसयूज ऑफ एनी ऑफ द बॉडी ऑर्गन, कोई भी बॉडी ऑर्गन है उसकी या यूज हो रही है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, या डिसयूज हो रहा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ये एक पॉइंट था, इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरी बात उसकी यही थी कि जो कि मेन थ्योरी का टाइटल भी यही है, हाइपोथेसिस जो थ्योरी है इसकी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये लामार्क जो था वो कहता था कि इसकी जो थ्योरी थी, बाद में जो कि थ्योरी बन गई इसके हाइपोथेसिस, वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब अगर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको बता दूंगा कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपके अंदर या किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होते हैं, और वो इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। और इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप में ट्रांसफर नहीं हुए हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म में पेरेंट से ट्रांसफर नहीं हुए हैं, वो इन्वायरमेंट से वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर उनमें इनहेरिट हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। वी विल टॉक ऑन दिस लेटर। Come toward the first point of the Lamarckism, that is use and disuse of the organs. Changes developed by use and disuse of the body part. Organ greatly used, develop in size. The organ disuse tends to become weak and can eventually disappear. Example is given here: development of muscles in athletes, as well as the development of the calf muscles, लेडीज हु वेयर हाई हील्स, ठीक है। तो यहाँ पे लामार्क के जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ लामार्किज्म है, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स।
वो कहता है कि चेंजेस जो किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आते हैं वो किसी बॉडी पार्ट की यूज और डिसयूज की वजह से आते हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जितना ग्रेटली हम किसी ऑर्गन को यूज करते हैं उस ऑर्गन का साइज ग्रेटली डेवलप करता है। यानी वो एक अच्छा सा उसका साइज बढ़ जाता है अगर हम किसी भी ऑर्गन को मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि द ऑर्गन डिसयूज, अगर हम किसी ऑर्गन को यूज नहीं कर रहे हैं, इफ द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द ऑर्गन ऑफ देयर बॉडीज, दे विल बिकम वीक एंड समटाइम दे eventually can disappear, like we are having different example। अगर हम एक एग्जांपल देख ले यूज की, अब मसल्स ऑफ एथलीट्स अगर हम देख ले, मसल्स ऑफ एथलीट्स जो है ना, जो मसल्स हैं, जो मसल्स ऑफ जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके मसल्स को अगर हम देख ले, वो हर वक्त अपने मसल्स को प्रैक्टिस दे रहे होते हैं, मसल्स को यूज कर रहे होते हैं, तो उनके बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं। या फिर अगर हम लेडीज की बात करें, लेडीज की जो काल्फ मसल्स हैं, काल्फ मसल्स ये बिल्कुल आपके नी से लेकर के आपके एंकल तक जो टखनों से और यहाँ पर पीछे आपके बिल्कुल लेग के पीछे जो मसल्स हैं, दैट आर नोन एज काल्फ मसल्स, जो कि लेडीज में अगर हम देख लें उनकी डेवलपमेंट ज्यादा होती है, जो लेडीज हाई हील पहनते हैं, क्योंकि उनमें उनके अक्सर उनके मसल्स जो है ना वो प्रैक्टिस में रहते हैं। ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को अगर आप देख सकते हैं, तो ये जो मसल्स हैं इनको हम काल्फ मसल्स बोलते हैं, जो बैक साइड ऑफ द लोअर लेग है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसी तरह हम स्पोर्टमैन्स की देख सकते हैं, मसल्स ऑफ एथलीट्स को देख सकते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर एवरी टाइम दे आर यूजिंग देयर मसल्स एंड दे आर प्रैक्टिसिंग टू मच, देयरफॉर देयर मसल्स आर ऑलवेज इन यूज एंड देयर द साइज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मसल इज वेरी गुड। एग्जांपल्स की हम बात करते हैं रिगार्डिंग दिस यूज ऑफ ऑर्गन लेवल गिवन एज द एग्जांपल ऑफ द स्नेक्स। लामार्क्स ने डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की जो एग्जांपल दी है, यूज ऑर्गन की एग्जांपल तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि मसल्स ऑफ एथलीट्स एंड मसल्स ऑफ कॉल मसल्स ऑफ द लेडीज हु वेयर हील्स, हाई हील्स। तो जो डिसयूज है उसका एग्जांपल लामार्किज्म ने स्नेक्स वाला दिया हुआ है। व्हाट ही सेज दैट uh, we are having snakes, the ancestor of present snakes, जो अभी मौजूदा snakes हैं, इनके जो ancestors थे, आबाओ अजदाद थे, यानी इनसे पहले जो snakes थे उनके 4 legs होते। तो ये जो स्नेक थे उनके 4 4 लेग्स थे, और वो जो है ना अ, बाद में जो स्नेक्स आ गए, जो 4 4 लेग्स वाले स्नेक थे, जो इंसिस्टर थे एक्चुअली, उनके अगर हम बात कर ले, तो बाद में ये स्नेक जो है ना अपने एनिमीज से अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है ना ये खुद को गारों में छुपा लेते थे, या फिर जो है ना बहुत कम ये लेग्स को यूज करते थे, या फिर जो है ना उसको अपने लेग्स को बहुत कम यूज करते थे, या फिर गारों में छुप जाते थे, या फिर जो है ना क्रैम्पिंग स्टार्ट कर दी इन द रॉक्स, और दिस मूड ऑफ मोमेंट द लेग्स वर नॉट यूज्ड। जो जब ये स्नेक्स के 4 4 लेग्स थे और ये अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने एनिमीज से कहीं पे छुप जाते थे और फिर क्रैम्पिंग करते थे, सिर्फ रेंगते थे और अपने जो लेग्स थे उनको ज्यादा यूज नहीं करते थे। Because of this mode of movement, the legs were not used. As a result, the disuse of the legs were completely lost. This is how present day snake have evolved, and they are having no legs, and they are legless, and they are just cramping on the ground। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल इसने दिया है। इसी तरह एक एग्जांपल इलोंगेशन ऑफ द नेक जिराफा अकॉर्डिंग टू द लामार्क। लामार्क क्या कहता है ये अगेन भी डिस्कस करेंगे। लामार्क कहता है कि जो शॉर्ट लेग नेक जो है ना ऑफ द जिराफ, ये जो है ना ये शॉर्ट थे पहले, ये ग्रेजिंग करते थे, और जब ये जमीन पर मौजूद सारे ग्राउंड लेवल पर मौजूद सारे ग्रास को खा करके खत्म कर दिया, ग्रेज करके खत्म कर दिया, तो फिर जमीन पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर ये जो है ना दरख्तों से ऊपर दरख्तों से पत्ते खाना शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो नेक था वो लॉन्ग हो गया। और मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि इट यूजेस they uses this the neck too much, okay, and they become long in as we see।
ओके, सेकंड जो पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लामार्किज्म। सेकंड पॉइंट में हम यही कहते हैं कि ये इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक से जो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि अभी जिराफ के एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जिराफ ने ये जो कैरेक्टर था नेक वाला, ये जिराफ में पहले से नहीं था, अभी आ गया, एक्वायर्ड किया इसने इन्वायरमेंट से किसी भी फैक्टर की वजह से। और अब जो है ना ये इनहेरिट होता है, ये ट्रांसफर होता है जिराफ के जनरेशन टू जनरेशन। तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को हम acquired characteristic बोलते हैं। The acquired characteristics are actually the variation in phenotype. Phenotype means the appearance because of use and disuse or environmental effects during an organism's life are called as the acquired characteristics. Acquired characteristics are all those characteristics that any of the organisms acquired or adopt from the use or disuse or from any of the environmental factor or effects during life of any organisms. Such characteristics are known as the acquired characteristics. As we are having the inheritance, what inheritance is actually the process which in which the characteristics pass from an generation to generation through the genetic material called the inheritance. Inheritance फिर क्या है? Inheritance हम इसी को बोलते हैं जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब देखिए लामार्क जो है ना ये इनहेरिटेंस को रिलेट करता है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। देखिए नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिजम्स के साथ उनकी इनहेरिटेंस तो होती है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो ट्रांसफर होते हैं। लेकिन लामार्क्स कहता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लामार्क अपने थ्योरी में इस चीज को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि the acquired characteristics can also be inherited, can also be transferred from one generation to another generation. अब acquired characteristics जो environment से हम जो characteristics acquired कर लेते हैं, adopt कर लेते हैं, इनकी भी transfer हो जाती है into the next generation. अब Lamarck believes that what Lamarck believe in. Lamarck believe that we are having acquired characteristics are heritable that can be transferred to the next generation and are passed from parents to their offspring's reproduction. Lamarck is illustrated by the examples of giraffe's long neck. अब long neck giraffe का जो example है ये लामार्क्स ने दिया है और इसने अपने इस पॉइंट को जो है ना इसी जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसफर है इस चीज को इसी में लामार्क्स ने एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया है जो कि जिराफ का एग्जांपल है। ठीक है, अब अगर हम देख ले जिराफ्स आर हैविंग एक्चुअली द लामार्क बिलीव्ड दैट लॉन्ग नेक जिराफ इवॉल्व्ड फ्रॉम द शॉर्ट नेक जिराफ एंसेस्टर्स। ये कहते हैं कि जो लॉन्ग नेक के जिराफा है वो जिराफे जो है ना वो शॉर्ट नेक के जिराफे के एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। आओ शॉर्ट नेक जिराफा कुड ग्रेज ऑन ग्रासेस। ठीक है, जो शॉर्ट लेग जिराफा है वो क्या करते हैं, वो जो है ना वो ग्रासेस को खाते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे ग्रास मौजूद है उसको ग्रीज करते हैं, उसको खाते थे जो शॉर्ट नेक थे। व्हेन द ग्रासेस became finished and the short neck giraffe start stretching neck to top of the tree that can be feed on leaves. uh, so after this, in result, the giraffe's neck became long, and Lamarck, what Lamarck said, and Lamarck believed that this acquired character became heritable and passed to the next generation. बहुत सिंपल बात की है लामार्क ने। लामार्क कहता है कि जो अभी हमारे पास जो मौजूदा दौर में प्रेजेंट जो लॉन्ग नेक जिराफ है, ये एक्चुअली इनके एंसेस्टर यानी आबाओ अजदाद को अगर हम देख लें तो वो बेसिकली शॉर्ट नेक जिराफे के से इवॉल्व हुआ है। अब क्या था, लामार्क कहता है कि पहले जमाने में सारे शॉर्ट नेक के जिराफ थे और शॉर्ट नेक के जिराफ जो है ना जो कि ग्रेज करते थे ऑन द ग्राउंड लेवल ग्रास। जब ग्रास खत्म हो गई तो फिर उन्हीं ने जो है ना ऊपर पत्तों को खाना शुरू कर दिया दरख्तों के, जिसकी वजह से उनके नेक जो है ना वो लॉन्ग हो गए। और जब उनके बच्चे प्रोड्यूस हो गए, न्यू ऑर्गेनिज्म आ गया, नेक्स्ट जनरेशन आ गया, तो वो ऑलरेडी उन्होंने ये करेक्टर, ये लॉन्ग नेक वाला करेक्टर उसमें आ गया। तो लामार कहता है कि दैट कैन बी हेरिटेबल एंड पास टू द नेक्स्ट जनरेशन।
ठीक है। यहाँ पर लामार्क ने इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया हुआ है, वेरी सिंपल, डार्विन्स थ्योरी, लॉन्ग नेक जिराफा एंड शॉर्ट नेक जिराफास existed together, but short neck giraffes disappeared because they were very hungry and they couldn't reach leaves from trees, so they died, and long neck giraffes survived. This is why we only see giraffe with long neck nowadays। ठीक है, तो ये सिंपल बात की है। अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अब हम डार्विन्स की थ्योरी की बात करते हैं कि डार्विन की थ्योरी क्या है। डार्विन इज एक्चुअली इंग्लिश नेचुरलिस्ट, डार्विन चार्ल्स डार्विन, his name is 1809 to 1882, also called as Darwinism. Darwin's theory of evolution is also known as Darwinism. He traveled and made observation about great variety of birds and reptiles। ये एक्चुअली बर्ड्स और रेप्टाइल के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे होते थे और ऑब्जर्वेशन करते थे, और बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ बर्ड्स और वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स पे इसने ऑब्जर्वेशन किया, इसने स्टडी किया और इसने ट्रेवल बहुत किया डार्विन ने। ठीक है, ऑब्जर्व रिलेशनशिप टू सिमिलर ग्रुप ऑफ गैलापागोस एंड इक्वेडोरियन मेनलैंड। ठीक है, गैलापागोस जो कि एक रीजन है हमारे पास, और इक्वेडोरियन मेनलैंड ये भी रीजन है। इन दोनों के दरमियान इसने एक्चुअली रिलेशनशिप जाहिर करना शुरू किया, ऑब्जर्व किया ऑर्गेनिजम्स के गैलापागोस आइलैंड या रीजन पे कौन से ऑर्गेनिजम्स, किस इक्वेडोरियन ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलते हैं, तो ये चीज उसने डिस्कस किया। थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसने थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को भी एक्सप्लेन कर दिया। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी स्टेट all the species of organisms arise and develop by natural selection of the small inherited variation that increases the individual's ability to compete, survive and reproduce। अब इसमें डार्विन जो है ना, ये डार्विन क्या बात कर रहा है, डार्विन कहता है कि डार्विन की जो थ्योरी है वो कहता है कि स्पीशीज की ऑर्गेनिजम्स की जो जितने भी स्पीशीज हैं वो तमाम के तमाम डेवलप्ड हुए हैं, कैसे, बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, small inherited variation and increases the individual's ability to compete। अब नेचुरल सिलेक्शन यही है कि नेचुरली तौर पर जो है ना हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स आपस में compete करते हैं सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जब उनमें कंपटीशन आ जाती है तो फिर जो अनकम्पिटेबल है, जो अनएबल ऑर्गेनिजम्स है, जो compete नहीं कर सकते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स compete कर सकते हैं वो आगे आ जाते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो पिछले पास्ट में उन लोगों ने compete किया था और बाकी रह गए, तो चेंज आ जाते हैं। इसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, लामार्क ने सॉरी डार्विन ने अपने एक बुक लिखी है, प्रेजेंटेड इज थ्योरी अ साइंटिफिक मीटिंग ऑफ लेनियन सोसाइटी इन लंदन 1858। इसने 1858 में लंदन में एक साइंटिफिक मीटिंग में लेनिन सोसाइटी के एक साइंटिफिक मीटिंग में अपने इस काम को, इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था। पब्लिश्ड इज फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859, यानी एक साल बाद फिर डार्विन ने जो है ना अपने बुक जिसका नाम था, जिसका टाइटल था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसने अपने बुक को पब्लिश कर दिया। ठीक है, 1858 में इसने सिर्फ प्रेजेंट कर दिया अपने काम को जो कि लेनिन सोसाइटी में, और बाद में इसने अपने एक साल बाद अपने बुक को पब्लिश भी कर दिया। डिफाइंड एज a theory that suggests the organisms with strongest and most desired characteristics are best able to survive and reproduce। यही बात कर रहे हैं डार्विन की थ्योरी कि जो ऑर्गेनिजम्स स्ट्रॉन्ग हैं, जो ऑर्गेनिजम्स compete कर सकते हैं सर्वाइवल के लिए, वो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स compete नहीं कर सकते हैं, कमजोर होते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो मर जाते हैं और उनकी स्पीशीज खत्म हो जाती है। डार्विन सेज दिस। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स बेटर एडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट एंड टेंड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर देन दोज लेस एडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। वही बात कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन इसी को बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, इन्वायरमेंट में चेंजेस को ज्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जो है ना इन्वायरमेंट को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, वीक है,
वो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो लेस अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट होते हैं एंड दे कैन नॉट सर्वाइव एनीमोर। फॉर एग्जांपल अगर डिजर्ट से आप किसी ऑर्गेनिज्म को ले आते हैं, फॉरेस्ट में डाल देते हैं, तो फॉरेस्ट और डिजर्ट के एनवायरनमेंट में बहुत फर्क होता है। अब डिजर्ट से आपने जितने भी स्पीशीज उठाए हैं, उन स्पीशीज में से जो स्पीशीज फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, compete कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो वहां पे जिंदा रहेंगे। जो नहीं कर सकेंगे वो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो फॉरेस्ट में मर जाएंगे। दिस इज नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी फीचर्स, साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डार्विनिज्म। डार्विन की जो थ्योरी के मेन पॉइंट्स है वो क्या है? देयर आर फोर फीचर्स: ओवर प्रोडक्शन, हेरिटेबल वेरिएशन, competition for the survival, as well as we are having the natural selection। लामार्क की सॉरी डार्विन की जो थ्योरी है, इनके फोर मेन पॉइंट्स है: ओवर प्रोडक्शन, इरिटेबल वेरिएशन, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, नेचुरल सिलेक्शन। तमाम चीजें आपको समझ आ रही है? ये कहता है कि जहां पर ओवर प्रोडक्शन होगा तो इवोल्यूशन होगा। इरिटेबल वेरिएशन है, अगर कोई भी चेंज इरिटेबल हो सकता है, दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, तो चेंज आएगा। कंपटीशन फॉर सर्वाइवल होगा, ऑर्गेनिजम्स compete करेंगे, जो कमजोर हैं उनको मार देंगे, उनको पीछे छोड़ देंगे, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा compete कर सकते हैं वो आगे निकल के इवोल्यूशन आ जाएगा। और नेचुरल सिलेक्शन के जरिए भी, जो एडॉप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट की बात अभी हमने की, उसके जरिए भी ऑर्गेनिज्म जो है ना नेचुरल एडॉप्टेशन रखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। जो नेचुरल सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स पीछे रह जाते हैं, तो चेंज आ जाता है। दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। तो डार्विन कहता है कि इन 4 पॉइंट्स की वजह से जो है ना वो आ सकता है। ओवर प्रोडक्शन, as we are having overproduction, as well as we are having the irritable variations, competition for the survival, and the natural selections we are having. We are having 2 minutes. We will discuss all these quickly. Okay. अच्छा, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है ना डार्विन की, वो बात करता है किसकी? डार्विन बात करता है नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑर्गेनिजम्स बेटर अडॉप्ट and they can less adopt organisms cannot live survive for a long time। ओके। तो अब ये जो पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम जल्दी से बात करेंगे। ओवर प्रोडक्शन क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स टेंड टू रिप्रोड्यूस इन अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 1 2 3 4 8 16 13 और 2n। ओके, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है ना जब ज्यादा रैंडमली प्रोड्यूस होंगे, या फिर जो है ना 1 2 इस तरह प्रोड्यूस में 2 से 4 4 से फिर 8 8 से 16 16 से 32, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्शन को हम ओवर प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी जब डबल रिप्रोडक्शन। If all organisms remain alive, it would result in millions of single species। अगर बहुत सारे organisms इसी तरह रह गए, तो बहुत सारे species हमारे organisms में इस पे रह जाएंगे। ठीक है, अगर सारे organisms इसी तरह रहे, तो फिर जो है ना बहुत सारे species हमारे उसमें आ जाएंगे। Irritable variation, Darwin noticed that some of the variations are useful. Useful variations carry the organisms to live compactly in that environment। जो ये variations environment के लिए अच्छे होते हैं, उनको डार्विन जो है ना वो कहता है कि वो compactly organisms को able करता है कि the organisms can live together। These could adopt environment more than those which did not possesses। Competition for the survival, available resources are limited, then there is competition, organisms population increases, then we can see there is competition for the survival। प्रोड्यूस स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान स्ट्रगल प्रोड्यूस हो जाता है कंपटीशन सर्वाइवल के लिए। इंडिविजुअल compete फॉर फूड एंड टू सर्वाइव, उसके लिए अब वो हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है फूड के लिए। नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन है, फिर वही बात करें कि कंपटीशन आ जाती है, सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कंटिन्यू कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकते अपने जनरेशन, उनकी स्पीशीज खत्म हो जाती है। इट मींस बेटर एडॉप्टेड इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड बाय नेचर टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस।